नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, मैं इस चैनल पर राजनीति विज्ञान के से संबंधित विभिन्न कंटेंट को अपलोड करता हूं, जो कि बीए, एमए और नेट, जेआरएफ या आप यदि यूपीएससी या पीसीएस की जो आप अगर तैयारी करते हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसके संदर्भ में आपको राजनीति विज्ञान का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाता है। मैंने इससे पहले के वीडियो में रूढ़िवाद को लेकर के एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने रूढ़िवाद की अवधारणा को स्पष्ट करने का कार्य किया था और उसके साथ ही मैंने एक एमसीक्यू टाइप वीडियो भी उसमें अपलोड किया है, जिसमें मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रूढ़िवाद को लेकर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर एक विस्तृत वीडियो मैंने उस पर बनाया है। यदि आपने रूढ़िवाद की अवधारणा को समझना है तो आप वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को जरूर देखें। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं हम नारीवाद की। नारीवादी अवधारणा में आज के वीडियो में हमने चर्चा करनी है नारीवाद का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति और उसकी परिभाषाएं, उसके विकास के चरण और जो प्रमुख विचारक हैं, चाहे पाश्चात्य जगत के हों या भारतीय हों, जिन्होंने नारीवाद को लेकर के काम किया है, नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया है, उसके विकास पर हम बातचीत करेंगे और जिन प्रमुख विचारकों ने उस पर काम किया है उस पर बातचीत हम करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम, जिसका नाम है नारीवाद। नारीवाद जो राजनीतिक विचारधारा है, उसकी उत्पत्ति की बात सर्वप्रथम कर लेते हैं। तो नारीवाद जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के फेमिनिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जो अंग्रेजी भाषा का फेमिनिज्म शब्द है वह लैटिन भाषा के फेमिना शब्द से व्युत्पत्त है, यानी उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमिना शब्द से हुई है। और इस शब्द का जो अर्थ है वह स्त्री स्त्री इसका अर्थ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो नारीवाद जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से है। अब अगर बात कर लेते हैं हम कि नारीवाद की जो का अर्थ है वह क्या है। नारीवाद वह विचारधारा है जो लैंगिक समानता की मांग करती है। मतलब ये महिलाओं के लिए विशेष अधिकारों की मांग का नाम नहीं है, बल्कि ये जो नारीवाद की विचारधारा है, यह विचारधारा लैंगिक समानता की बात करती है। यानी जैसे पुरुषों को स्वतंत्रता, जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त हैं, वही अधिकार और वही स्वतंत्रताएं महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो। स्त्री और पुरुष को समान अवसर, समान स्वतंत्रताएं, समान अधिकार प्राप्त हो। इसी का जो संघर्ष है उसका नाम है नारीवाद। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जो स्त्री और पुरुष के बीच का विभेद है उसका ये विरोध करता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नारीवाद का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब आगे बात करते हैं हम कि नारीवाद की परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोरिया स्टाइनम। इन्होंने नारीवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नारीवाद का अर्थ है स्त्री को मानव के रूप में देखना। अक्सर हम स्त्री को स्त्री के रूप में ही देखते हैं, लेकिन ये कहती हैं कि स्त्री को मानव के रूप में देखना दरअसल नारीवाद का सही अर्थ है। और नारीवाद को परिभाषित इन्होंने इसी रूप में किया है कि दरअसल हमारे एक पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को लेकर के बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं लैंगिक आधार पर। तो इन्होंने उसका विरोध करा है और ये माना है कि स्त्री को मनुष्य के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि स्त्री के रूप में। तो इन्होंने नारीवाद को इसी अर्थ में परिभाषित किया है और लिखा है कि स्त्री को मानव के रूप में देखना ही नारीवाद है। सिमोन डी बोवार, जिन्होंने की एक पुस्तक लिखी है
द सेकेंड सेक्स 1949 में, इसमें इन्होंने कहा है स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। यहाँ पर आप इस सेंटेंस का निहितार्थ समझ रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रही हैं। देखो, प्राकृतिक रूप से तो कोई भी ह्यूमन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, खाली एक ह्यूमन ही है, मेल या फीमेल। लेकिन हमारा समाज है जो कि एक जेंडर को पुरुष बनाता है और एक जेंडर को स्त्री बनाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक मेल चाइल्ड को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप पुरुष हो, आप स्ट्रोंग हो, आपको डरना नहीं है, आपको रोना नहीं है। वहीं एक स्त्री को लगातार उसके स्त्रीत्व के मायने सिखाए जाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप समझते हैं इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मैं नहीं बल्कि सिमोन डी वोवर क्या कहना चाह रही हैं, ये कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि समाज द्वारा बनाई जाती हैं। ये इसका निहितार्थ है। तो इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में और बड़े गहरे शब्दों में नारीवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगली जो परिभाषा है वह है वेल हुक्स की। नारीवाद वह सिद्धांत है जो लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए संघर्ष करता है। बेल हुक्स महोदय ने बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, नारीवाद वह सिद्धांत है जो हमारा लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त करने के का जो संघर्ष है उसी का नाम नारीवाद है। यूनेस्को ने भी नारीवाद को परिभाषित किया है और लिखा है, नारीवाद वह आंदोलन है जो स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान समकक्ष अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करता है। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि नारीवाद क्या है और नारीवाद को विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया है। अब बात कर लेते हैं नारीवाद के इतिहास की। तो नारीवाद का जो विकास हुआ है वो दरअसल 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में जो 19वीं 20वीं शताब्दी में जो नारीवादी आंदोलन है उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दा रहा, बड़ा मुद्दा रहा, वो रहा महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है उसकी मांग को लेकर के ये मुख्य रूप से इनका पहले चरण का फर्स्ट वेव का जो मुख्य मुद्दा रहा वो महिलाओं को मत देने के अधिकार से संबंधित रहा, वोटिंग राइट्स से संबंधित रहा। और इसका जो प्रमुख रूप से नेतृत्व करने वाली जो नेत्रियां रही हैं वो सुसान वी एंथोनी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं और एमिली पैंखर्स जो कि यूनाइटेड किंगडम की रही हैं, ब्रिटेन की रही हैं। और इसी का प्रभाव रहा है कि 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया और 1928 में ब्रिटेन ने भी अपने देश की महिलाओं को पूर्ण मताधिकार का अधिकार प्रदान किया। तो पहला चरण का जो नारीवादी आंदोलन है वो मुख्य रूप से मत देने के अधिकार यानी वोटिंग राइट से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। इसमें नारीवादी जो आंदोलन है द्वितीय चरण का ये 1960 से 1980 के तक माना जाता है और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य मुद्दा है वो घरेलू भूमिका को लेकर के है कि जैसे हमारी पितृसत्तात्मक समाज में घरेलू भूमिका किस प्रकार डिस्क्रिमिनेट करती है एक महिला को और एक पुरुष को, या शिक्षा, रोजगार आदि और गर्भ निरोध, यौन स्वतंत्रता, यानी इसमें स्त्री की जो अपना निर्णय है शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर या गर्भ निरोध को लेकर के या यौन स्वतंत्रता को लेकर के, इस तरह की जो मुद्दे रहे ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। साथ ही जो घरेलू भूमिका है स्त्री की और पुरुष की उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेकर के मुख्य मुद्दा रहा इस द्वितीय चरण में। और बेटी फ्रीडन की एक बहुत मुख्य पुस्तक रही है द फेमिनिन मिस्टिक। ये जो है
1963 में इन्होंने लिखी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही है जिसने कि नारीवादी आंदोलन को गति देने का काम किया। तो आप लोगों को ये याद रख लेना है कि द्वितीय चरण में जो नारीवाद की स्थिति है वो क्या रही, उसकी अवधि 1960 से 1980 के बीच में रही। मैं अपने जब ये नारीवादी विचारों का जब हम पूरा अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण एक एमसीक्यू टाइप वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या सिविल सर्विसेज में या नेट में या विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में नारीवाद को लेकर के कौन कौन से यानी फेमिनिज्म को लेकर के कौन कौन से प्रश्न बने हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें, इन्हीं पर आधारित आगे आपको एमसीक्यू टाइप में एक प्रश्नोत्तरी आपको लेकर के आऊंगा। तो आप जितना ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आप उतना आसानी से फिर आपको वो एमसीक्यू भी समझ में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नारीवादी आंदोलन के तृतीय चरण की, जो कि रहा 1990 से 2010 तक। और इसमें मुख्य मुद्दा जो रहा वो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की बात की गई और उनकी जो एक पहचान है उसमें लैंगिक स्वतंत्रता को लेकर, लैंगिक अभिव्यक्ति को लेकर और साथ ही अल्पसंख्यक महिलाओं का जो एक बात है उसको लेकर के ये मुख्य मुद्दा रहा। और 1990 से 2010 तक के दौर को, अवधि को जो है वो तृतीय चरण का जो है वो नारीवादी आंदोलन का तृतीय चरण इसको माना जाता है। चतुर्थ चरण में 2010 से वर्तमान तक का समय जो है वो चतुर्थ चरण माना जाता है नारीवादी आंदोलन का। और इस चरण में आप जैसे जानते हैं कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में डिजिटल एक्टिविज्म जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है। तो इसमें जैसे हम भारतीय संदर्भ में मैं बात करूं, हैशटैग मी टू का आंदोलन कुछ दिनों पूर्व जो है चलाया गया था और अधिकतर महिलाओं ने इस के माध्यम से ये अपना इसको एक मंच के रूप में, सोशल मीडिया को ही एक मंच के रूप में इसका प्रयोग किया था और एक हैशटैग मी टू का आंदोलन चलाया गया था जिसमें विभिन्न महिलाओं ने उनके खिलाफ किस तरह से समय समय पर और जीवन के विभिन्न पड़ावों में उनको किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से उन्होंने मतलब डिस्क्रिमिनेशन झेला है या यौन प्रताड़ना उनके साथ किस तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है, उसको उन्होंने उसमें उजागर किया और विभिन्न नाम इसमें जुड़े। साथ ही इस चरण में बॉडी पॉजिटिविटी एक बड़ा मुद्दा रहा। बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि इसमें ये कहा जाता है कि स्त्री का रूप, रंग या उसका शरीर का आकार कैसा भी है वह सुंदर है, किसी को वो जज करने का अधिकार नहीं है कि हम किसी को मतलब स्त्री को हम एक वस्तु की तरह अच्छा या बुरा देखें। हर स्त्री अपने आप में चाहे वो किसी भी रूप, रंग और उसका शरीर का आकार कैसा भी हो, हम उसको वो उनके लिए सुंदर है, हम सब के लिए सुंदर है। और उसको ऐसा जो है इसी कॉन्सेप्ट को बॉडी पॉजिटिविटी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जो डिजिटल एक्टिविज्म है या जो सोशल मीडिया का जो ये दौर है, इसमें एलजीबीटी के भी मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे और इस चरण में इनका भी समावेश किया गया। आप जानते हैं एलजीबीटी का मतलब आप लेस्बियन, गे और बायसेक्सुअल और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके मुद्दों को भी यहाँ पर विमर्श में लाया गया। और आप जानते हैं कि आज चाहे भारत हो या दुनिया हो, सभी जगह जो है वो ये एक मुद्दा उभरा है और इनके जो इस समुदाय के जो लोग हैं उनको लेकर के भी एक कानून बन रहे हैं और उनको भी मान्यता, उनके विवाहों को मान्यता देने की बात की जा रही है। तो ये हमारे 4 चरण रहे हैं जो नारीवादी आंदोलन के जो प्रमुख रूप से हैं, वो ये 4 चरण रहे हैं और इसमें कौन कौन से मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने उल्लिखित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब बात कर लेते हैं कि
नारीवादी आंदोलन के प्रमुख विचारक कौन से हैं और कौन से ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट का, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली हैं और इनको आधुनिक नारीवाद की जननी के रूप में इनको माना जाता है। और इनकी बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन, जो कि उन्होंने 1792 ईस्वी में लिखी। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में। इन्होंने पहली बार यह तर्क दिया कि महिलाएं पुरुषों के समान ही बौद्धिक रूप से सक्षम होती हैं और किसी भी तरह से उनसे कमतर नहीं होती हैं। और इन्होंने इस बात का समर्थन किया और इस बात का पुरजोर मांग की कि शिक्षा और अधिकार स्त्रियों को भी समान रूप से मिलने चाहिए, वैसे ही जैसे एक मेल व्यक्ति को मिलते हैं या एक पुरुष को मिलते हैं, वैसे ही अधिकार एक स्त्री को भी मिलने चाहिए। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि महिलाओं को केवल सजावटी बनाने के बजाय उन्हें मानव के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। दरअसल जो एक पितृसत्तात्मक समाज है वो महिलाओं को एक सजावटी रूप में ज्यादा देखता है। उनको जो है मतलब उनके सुंदरता, शारीरिक सुंदरता के आधार पर उनको देखने का प्रयास करता है। लेकिन इन्होंने पुरजोर इस बात का समर्थन किया कि नहीं, ये गलत है। महिलाएं कोई वस्तु नहीं है कि उनको सजा धजा करके और फिर जो है केवल उनको ऐसे देखा जाए, बल्कि उनको पुरुष के समान ही उनका जो है स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। उनको भी समान रूप से अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो या किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो। उनको एक संसाधन के रूप में, एक मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, न कि किसी वस्तु की तरह उनको सजा धजा करके उनका जो है इस तरह से वो किया जाना चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं। आगे जो एक विचारक हैं बहुत महत्वपूर्ण, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं वो एक पुरुष नारीवादी हैं। इनकी पत्नी का नाम है टेलर मिल। इन्होंने उनके साथ मिलकर के नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने 1869 में लिखी है, जिसका नाम है द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। और इस पुस्तक में उन्होंने लैंगिक समानता के लिए बहुत अच्छे तर्क प्रस्तुत किए हैं और इसमें इन्होंने महिलाओं को मताधिकार देने की पुरजोर वकालत की। तो ये एक पुरुष दार्शनिक हैं जिन्होंने नारीवाद और नारियों की जो समस्याएं हैं, नारियों का जो पीड़ा है, उसको समझा है और उसको इन्होंने उजागर करने का काम किया है। और इनकी जो धर्मपत्नी है टेलर मिल, आई थिंक उनका नाम है, उनके साथ मिलकर के इन्होंने स्त्रियों के लिए और महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बड़े दार्शनिक रहे हैं। अगर आपने इनको पढ़ा होगा तो आप समझते होंगे, ये बहुत अच्छे जो है एक बड़े अच्छे दार्शनिक रहे हैं। अगला जो नाम इसमें आता है वो आता है सिमोन डी बोवर का, और ये अस्तित्ववादी नारीवादी हैं। और इनकी पुस्तक है 1949 में इन्होंने लिखी है द सेकंड सेक्स, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई है। और इसी पुस्तक में इनका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्रियां बनाई जाती हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि स्त्रीत्व जैविक नहीं होता है बल्कि उसको सामाजिक रूप से निर्मित किया जाता है। यह नारीवाद की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा आगे चल करके बनी कि स्त्रियां पैदा नहीं होती हैं बल्कि स्त्रियां बनाई जाती हैं। तो मैं इस बात का निहितार्थ क्या है पहले में वीडियो में इसको उल्लिखित कर चुका हूं, तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आगे बात करते हैं। अगली जो विचारक हैं बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन
ये यूएसए की हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी द फेमिनिन मिस्टिक। तो ये 1963 में ये जो है बहुत ही शानदार पुस्तक रही है और ये एक द्वितीय चरण में जो है नारीवाद की अगुवा बनाया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने यही जो द्वितीय चरण की मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने नारीवाद का झंडा बुलंद किया द्वितीय चरण में बेटी फ्रीडन ने। और उनकी जो बहुत अच्छी पुस्तक है नारीवाद के को इन्होंने जो है बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन उसमें किया है और जो स्त्रियों की जो पीड़ा है उसको उन्होंने उजागर किया है। खास तौर से उन्होंने अमेरिकी मध्यम वर्गीय महिलाओं की जो एक हैप्पी हाउसवाइफ यानी खुश गृहिणी की छवि को उन्होंने वहां चुनौती दी और जो महिलाओं के आंतरिक असंतुष्टि है उसको उजागर किया। हमारा पुरुष जो पितृसत्तात्मक समाज है वो दरअसल ये मान के बैठ जाता है कि अगर एक स्त्री को घर के अंदर सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना रहना सब मिल रहा है, तो फिर उसको और क्या चाहिए। तो इन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया और जो महिलाओं की आंतरिक असंतुष्टि है और जो एक हैप्पी हाउसवाइफ का जो एक कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के वो आगे आई और उन्होंने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं इस पे भी बातचीत होनी चाहिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था रही है हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन नौ जिसको कह सकते हो आप, उसके ये सह संस्थापक के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो बेटी फ्रीडन जो है वो नारीवादी आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। अगला नाम है बेल हुक्स का। इन्होंने ब्लैक फेमिनिज्म थॉट को आगे बढ़ाया, यानी जो अश्वेत महिलाएं हैं उनको इन्होंने नारीवाद के केंद्र में ये लाई और इन्होंने ये कहा कि देखिए एक तो नारी है उसमें ऊपर से नस्लवाद का भी एक और दंश है। तो इन्होंने लैंगिक असमानता और दूसरा जो नस्लवादी एक असमानता है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इसको इन्होंने बहुत शानदार ढंग से बताया। और इनकी पुस्तक है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी जो कि 2000 में प्रकाशित हुई है। और इन्होंने जो नस्ल और जो लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन है उसके अंतर संबंधों को उजागर करने का काम किया है। और इनका जो महत्वपूर्ण संदेश निकल करके इस पुस्तक से आता है वो ये है कि नारीवाद पुरुषों के खिलाफ नहीं है बल्कि वो पितृसत्ता के खिलाफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि नारीवाद पुरुषों के खिलाफ नहीं बल्कि जो एक पितृसत्ता सोच है उसके खिलाफ एक आंदोलन है। तो ये बेल हुक्स रही हैं। इसके अलावा एक किम्बरले क्रेनशा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुई हैं और इनका जो एक इंटरसेक्शनलिटी की एक अवधारणा दी है इन्होंने बताया वही बात बताई है कि किस प्रकार से कई महिलाएं जो हैं वो एक सिर्फ लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन से ही वो प्रताड़ित नहीं होती हैं बल्कि दरअसल इन्होंने ये कहने का इंटरसेक्शनलिटी में इन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि अगर आप इसको भारत के संदर्भ में ही समझ लेते हैं तो इन्होंने कुछ ऐसे कहने का प्रयास किया है कि जो एक उच्च श्रेणी की महिला है, उच्च जाति की महिला है और एक निम्न तबके से या निम्न जाति से आने वाली महिला है, उसका दोनों का जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलग लेवल का है। तो एक तरह से इन्होंने जो नारीवादी आंदोलन है उसको और गहराई में ये लेकर के गई हैं और ये बताया है कि नारीवाद सिर्फ एक या महिलाएं लैंगिक असमानता ही एकमात्र असमानता नहीं है बल्कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसमें चाहे आप पाश्चात्य जगत में आप चाहे उसको नस्लीय भेदभाव से जोड़कर देख सकते हैं, भारत में आप उसको जातीय भेदभाव से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि किस प्रकार से जो है वो
एक असमानता दूसरी असमानता के साथ किस तरह से अंतर संबंधित है, यही थ्योरी इनकी इंटरसेक्शनैलिटी की थ्योरी कहलाती है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको और बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। भारतीय संदर्भ में नारीवाद के प्रमुख पथ प्रदर्शकों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के स्त्री शिक्षा और जातीय और लैंगिक जो दोहरा दमन है उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और इन्होंने पुणे में पहली महिला स्कूल की स्थापना की और इनको भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव भी प्राप्त है। ये जो है इन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के साथ होने वाले जो असमानता है उसके लिए इन्होंने कार्य करने का काम किया। और इनका जो बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि अगर आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप महज एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, बल्कि मतलब कहने का मतलब इनका यही है कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को और एक समाज को शिक्षित करते हैं। जबकि आप एक पुरुष को शिक्षित करने में आप सिर्फ जो है एक व्यक्ति का मतलब यहाँ पर मैन से है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित बनाते हैं और फिर जब परिवार शिक्षित होते हैं तो हमारा समाज भी बहुत अच्छा शिक्षित हो जाता है। तो इन्होंने ये बात कही है। अब मैं बात कर लेता हूं कि दूसरा नाम जो है भारतीय नारीवाद में ताराबाई शिंदे का आता है। इन्होंने स्त्री पुरुष की तुलना की थी 1882 में और भारत की पहली नारीवादी पुस्तक इसको कहा जाता है स्त्री पुरुष की तुलना। और इन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं पर लगाए गए दोहरे मापदंडों की आलोचना इस पुस्तक में की है। अगला जो नाम है वो है बेगम रोकैया शेखावत हुसैन का। इन्होंने सुल्ताना का स्वप्न नाम का जो है एक पुस्तक लिखी 1905 में और ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती हैं जहां महिलाएं शासक हैं। यानी एक ऐसी कल्पना करती हैं ये कि अगर महिलाएं शासक होंगी तो कैसा समाज होगा। तो इन्होंने मुस्लिम शिक्षा और स्वायत्तता के लिए बहुत संघर्ष किया है। अगला नाम आता है कमला देवी चट्टोपाध्याय का, जिन्होंने 1903 से 1988 तक जो इनका समय यानी इनका जो दौर रहा है इनका जीवन 1903 से 1988 और इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, महिला श्रमिकों और कलाकारों और ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। और जो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की ये सक्रिय सदस्य रही हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये भी भारत में प्रमुख एक नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला एक चेहरा रहा है। अगला नाम है उर्वशी बुटालिया का। इन्होंने आधुनिक भारतीय नारीवाद, इनको आधुनिक भारतीय नारीवाद का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है और इनकी प्रमुख पुस्तक है द अदर साइड ऑफ साइलेंस 1998 में जो प्रकाशित हुई है। और इस पुस्तक में उन्होंने दरअसल जो हमारा 1947 में जो देश का विभाजन हुआ है उसमें महिलाओं ने किस प्रकार से जो है यौन उत्पीड़न और हिंसा को सहा है और जो उसका एक मौखिक इतिहास है उसको इन्होंने उसका दस्तावेजीकरण किया है। और महिलाओं ने उस विभाजन की विभीषिका में एक तो विभीषिका विभाजन की थी, ऊपर से महिलाओं ने उसमें किस तरह से उनका यौन उत्पीड़न और हिंसा को महिलाओं ने सहा है उसको उजागर करने का कार्य इन्होंने किया है। अगला नाम है फ्लोरा अंजुम का। ये एक आदिवासी नारीवादी इनको कहा जाता है। इन्होंने नारीवादी आंदोलन को आदिवासी महिलाओं के बीच तक ये ले गई और इन्होंने जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी समाज है, जनजातीय समाज है, उसको जो नारीवाद की परिकल्पना है कि एक नारी और एक महिला का अधिकार, महिला का की स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, इन्होंने आदिवासियों में जो है वो
आदिवासी महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए इन्होंने संघर्ष किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चेहरे रहे हैं जो कि भारतीय नारीवादी आंदोलन को जिन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं आने वाले आगे वीडियो में नारीवाद की प्रमुख मान्यताएं और उसकी आलोचनाओं विषय पर बातचीत करने वाला हूं। अगर वो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको अवश्य देखिए, और अगर आपने जो है रूढ़िवादी विचारधारा और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी अभी तक नहीं देखी है तो आप पिछले वाले वीडियो को अवश्य देखिए। आप वीडियो में बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।